वेलकम टू ज़ुरिया अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही में एनीमिया, टाइफाइड, डायसेंट्री आदि रोगों के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। आपको बताना है कि दांतों में, हमारे जो दांत हैं, इनमें क्या पाया जाता है। प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। हमारे दांत जो हैं वो कैल्शियम से बने हुए हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे दांत के सबसे ऊपरी परत होती है, आप देखेंगे जो वाइट कलर में है, ये दंत वल्क, जिसे इनेमल कहा जाता है, उसकी बनी हुई होती है और ये सबसे कठोर ऊतक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कठोर ऊतक बताना है आपको कौन सा है। तो आपका आंसर होगा इनेमल। और मैं बताऊं आपको कि ओडेंटोलॉजी में हम दांतों का अध्ययन करते हैं। ओडेंटोलॉजी में हम दांतों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो दांतों की विकृति से संबंधित होता है। आप जान लेते हैं कि दांत जो है वो फ्लोरीन से क्यों खराब हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि दांत जो है वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं और जो कैल्शियम होता है ये विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का घनात्मक तत्व होता है। और जो फ्लोरीन यहाँ पे है, ये फ्लोरीन ये विद्युत का ऋणात्मक तत्व होता है। और इसी कारण से जो कैल्शियम होता है ये अपनी ओर आकर्षित करता है फ्लोरीन को, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से ये कैल्शियम जो है वो फ्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी वजह से जो हमारे दांतों पर ये फ्लोरीन आकर के लग जाता है और ये चिपक जाता है। चिपकने के कारण कैल्शियम फ्लो एपेटाइट क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे, वो जमा हो जाते हैं और उन्हीं के कारण जो दांतों में होता है, इस वजह से जो दांतों में रोग हो जाता है उसे दंत फ्लोरोसिस बीमारी कहते हैं। और इसी कारण से जो हमारी हड्डियां होती हैं, अस्थियां, वो भी कैल्शियम से ही बनी हुई होती हैं और वो भी फ्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जो फ्लोरीन हड्डियों में जो चिपक जाता है, अस्थियों में चिपकने के कारण इसी बीमारी का नाम हो जाता है अस्थि फ्लोरोसिस जो होती है वो बीमारी होती है अस्थियों में अगर ये फ्लोरीन चिपक जाता है। आशा करता हूँ आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी के कारण, इसको दूर करने के कारण हमें विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन सी इसको डिस्चार्ज कर देता है और इसको जो है वो पॉजिटिव को नेगेटिव में मिलने से अलग कर देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम की आवश्यकता होती है हृदय की जो धड़कन है उसे नियंत्रित करने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको बताना है कि जो सागर में खरपतवार आपने देखे होंगे, झाड़ियाँ जो निकली हुई होती हैं, वो किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। इन खरपतवारों से, इन घासों से जो है, इनसे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। इनको शैवाल भी कहा जाता है, ये शैवाल होते हैं, एल्गी जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, शैवाल, सेब, मूली या गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। शैवाल जिसे एल्गी कहा जाता है, एल्गी जो होते हैं ये आयोडीन के मुख्य स्रोत होते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ाई था। और कौन से एल्गी से हम आयोडीन निकालते हैं, तो होगा आपका आंसर लैमिनेरिया। लैमिनेरिया जो होता है, लैमिनेरिया एल्गी से हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, उपास्थियों तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक है। आपको बताना है कि हड्डियों तथा उपास्थियों के पोषण में या उनके निर्माण में किस चीज़ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है पालक के पत्तों में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, लोहा आवश्यक है। आपको बताना है कि जो आयरन होता है वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। ऑप्शन में जैसा कि आप देखेंगे, हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी, इन सभी कार्यों को करने के लिए लोहा आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको बताना है कि कौन सा खाद्य स्रोत जो है वो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ पे पालक तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, जैसा कि हमने अभी पढ़ा पीछे कि पालक जो होती है वो सबसे ज़्यादा उसमें लोहा प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये ऑप्शन में दिया गया है सेब, चावल, नारंगी और गेहूँ। तो इस अगर आपको इनमें से छांटना हो तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब जो है ये एक फ्रूट है और इस फल में सबसे ज़्यादा लौह पदार्थ पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। आपको बताना है, ऑप्शन ए है नारंगी, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बी में दिया गया है अंडे में, हरी सब्जी में या दूध में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियों में। हरी सब्जियां जो यहाँ पे दिया गया है, हरी सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपको बताना है कि इनमें से किस तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया का रोग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। जो यहाँ पे आयरन है, लोहे की कमी के कारण शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। अब ये एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के बारे में जान लेते हैं। एनीमिया को हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं, रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी हो जाना। आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। 5 से 6 लीटर नॉर्मल हमारे शरीर में ब्लड होता है। और क्या इसकी कमी हो गई है, क्या 4 लीटर ब्लड रह गया है या 3 लीटर ब्लड रह गया है, ऐसा नहीं होता। हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी मौजूद होते हैं।
जो होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है आरबीसी, इनको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ये हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं और इन्हीं में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी उपस्थिति में कमी आ जाती है, वो उसकी उपस्थिति जो वहाँ पर होते हैं हीमोग्लोबिन वो कम हो जाते हैं, उन्हीं के कारण एनीमिया रोग होता है। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि खून की कमी हो गई है। तो खून की कमी नहीं होती, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? हम आपको बताना है कि हमारे शरीर में 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। यहाँ पे जो कैलोरी दिया गया है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैलोरी क्या होता है। व्हाट इज़ द कैलोरी? जिस प्रकार आप देखेंगे कि जो कार होती है, गाड़ियाँ होती हैं, उनको चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। पेट्रोल जो होता है वो एनर्जी का काम करता है गाड़ी के लिए। उसी तरह हमारे शरीर के में ऊर्जा जनरेट करने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। और ये जो कैलोरी होती है ये हमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आदि में भरपूर मात्रा में कैलोरी मिलती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 1 गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 0। यहाँ पर बिल्कुल भी हमें कैलोरी नहीं मिलती। तो अब मेरे सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि पानी से तो हमें कैलोरी मिलती नहीं है, तो हम फिर क्यों पानी को पीते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि जो पानी होता है ये भोजन को, जो हमने भोजन किया है उसमें तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब भरपूर मात्रा में होता है। अब भोजन को तोड़ने की ज़रूरत होती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और जो पानी होता है ये भोजन को तोड़ करके एनर्जी में बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। और ये भोजन से मिलने वाली जो कैलोरी होती है उस कैलोरी को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है वाटर। और इसी कारण से जो पानी होता है वो भोजन से भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंत। जो हमारी आंतें होती हैं वो टाइफाइड से प्रभावित हो जाती हैं। अब जानते हैं कि ये टाइफाइड क्या होता है। तो जो टाइफाइड आप देख रहे होंगे, ये जो टाइफाइड होता है इसे आंत ज्वर भी कहा जाता है। इसे हिंदी में आंत ज्वर भी कहा जाता है। आंत में ज्वर मतलब कि जो आंतों का जो बुखार होता है वो टाइफाइड होता है, और इसे गांव आदि में मियादी बुखार भी कहते हैं। इसमें शरीर में बहुत ज़्यादा तेज बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, ये सभी इसके लक्षण होते हैं टाइफाइड के। जैसा कि आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से टाइफाइड के लक्षण होते हैं। अब टाइफाइड से बचने के क्या क्या उपाय हैं? तो उपाय में अगर मैं बताऊं आपको, तो जो टाइफाइड से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको पानी को उबाल कर पीना चाहिए तथा साफ़ सफाई से रहें। और जो सब्जियां हैं, सब्जियों को बहुत अच्छे से धो करके पकाया जाना चाहिए। और अगर दवाई की बात करूं कि क्या दवाई ले सकते हैं, तो एंटीबायोटिक जो दवाई होती है, एंटीबायोटिक दवाई इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन गए कि जो पेचिश रोग होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, वो प्रोटोजोआ से होता है। अब आपको बताना है कि जो पेचिश रोग है
वो किस प्रोटोजोआ से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी अमीबा प्रोटोजोआ। इसके द्वारा ये पेचिश रोग होता है। पेचिश रोग होता क्या है? इसको डायसेंट्री कहते हैं, इसको डायसेंट्री कहा जाता है और इसको मरोड़, आंव, कुछ इस प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रोग होता है ये बड़ी आंत में होता है। ये कहाँ होता है? ये बड़ी आंत का रोग है और ये मक्खियों की सहायता से होने वाला रोग है। इस रोग के प्रसार के लिए मक्खियाँ बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं और इसके खून के साथ साथ दस्त भी लगते हैं। ये है पेचिश रोग। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चंस थे। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।